नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। मौका त्योहार का है, मगर कई ऐसे लोग हैं जो धन के लिए तरस रहे हैं। धन मतलब अपनी सैलरी के लिए। दिल्ली से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक संविदा कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ गई है। कहीं 5 महीने से सैलरी नहीं मिली तो कहीं सैलरी आई और नौकरी चली गई। कई ऐसे हैं जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग के लिए 6 दिन से सड़कों पर हैं। कॉलिंग कार्ड में संविदा कर्मचारियों का दर्द दिखाएंगे। एक और दर्द भी है, दिल्ली का पोल्यूशन। सरकारों ने बीमार बनाया तो भगवान ने बचाया। बारिश हुई और प्रदूषण कम हो गया। अब दिल्ली सरकार ने ऑड इवन भी टाल दिया है। सवाल है, क्या प्रदूषण के मामले में सरकारें भगवान भरोसे हैं? पंगा तो पंजाब में भी हो रहा है और भिड़े पता कौन है? राज्यपाल और सूबे के सीएम। फाइलों को लेकर अब इस लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। क्या फैसला आया? फैक्ट फाइंडिंग में मुख्यमंत्री बना गवर्नर की तकरार। टकराव तो भारत के दो दुश्मनों के बीच भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन दोस्त थे, मगर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि ब्याज लेकर चीन ने पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। यानी मियां की जूती, मियां का सर। चलिए अब शुरू करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में बड़ी खबरें। इस वक्त आप में से कई लोग खरीदारी कर रहे होंगे, कई घर लौटने वाले होंगे खरीदारी करके, तो कुछ ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे। दिन भर खूब शॉपिंग की है ना। किसी ने सोना तो किसी ने चांदी का सिक्का लिया होगा, कोई महंगा गिफ्ट घर लेकर आया होगा। मगर आपके ही आसपास कई परिवार ऐसे भी होंगे जिनकी दिवाली इस बार काली बन सकती है। आप सोच रहे होंगे कि त्योहार के मौके पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। इसकी वजह है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली। सोचकर देखिए, सोचिए जरा, जो घर नहीं चला रहा वो दिवाली कैसे मनाएगा? सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां संविदा कर्मचारी परेशान हैं और नेता चुनाव में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना का जिला हॉस्पिटल, मरीज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी काम पर आया है, मगर दर्द उनका भी है। किसी को 2 महीने तो किसी को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कसूर सिर्फ इतना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। रामदीन मांझी भी यही काम करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर। पिता को कैंसर है, हर महीने 40,000 रुपए इलाज के लिए चाहिए ही चाहिए। सारी तनख्वाह इसी में चली जाती है। घर कैसे चलेगा? कोई करे तो क्या करे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ताम झाम अन्य खर्चा बने रहते हैं, जिससे सिर्फ वेतन के अलावा दूसरा कोई हम लोगों के पास रास्ता नहीं है कि पैसे कहीं से वेतन नहीं मिल पाया सर, तो हम लोगों को दीपावली तो अंधेरे में ही मिलेगा। दिवाली आ गई, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए इस बार अंधेरा ही अंधेरा। लैब टेक्नीशियन रामनाथ ने सोचा था बोनस मिलेगा, मगर यहाँ तो 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। कई बार आग्रह भी किया गया के माध्यम से कि हम लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रही है। यहाँ से जवाब मिलता है कि हम ऊपर लिख के दे चुके हैं, ऊपर लिख के दे चुके हैं। ये समस्या हमेशा हर साल साल में 2-3 बार ये आती है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। शासन के पास बजट न होने से हम लोग को तो हर महीने काम करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, जिससे दिक्कत आती है। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों कर्मचारी हैं और 2500 से ज्यादा डॉक्टर्स जो मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। बैतूल के जिला अस्पताल में गोविंद सिंह अर्गल ऑप्थेल्मिस्ट हैं, मरीजों की आंख चेक करते हैं, लेकिन सैलरी का चेक देखे 4 महीने हो गए। मकान मालिक किराए के पैसे मांगता है और बच्चे स्कूल की फीस। अब जैसी दिवाली शुरू की जाएगी, जैसा सब लोग खरीदारी करते हैं वो हमारी हो ही नहीं पाएगी। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अब मैं कुछ आगे तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। बैतूल जिले में संविदा पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी 23 हैं रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट, प्लस उसमें 26 डॉक्टर हैं संविदा पैरामेडिकल में, जो टोटल 46 के समथिंग सब लोग हैं जिनकी 4 मंथ से अभी तक सैलरी नहीं हुई है। ये हाल तब है जब संविदा कर्मियों और सरकार के बीच कोई तीसरी एजेंसी नहीं है। तनख्वाह सीधे सरकार देती है, मगर कौन सुनेगा इनकी? क्योंकि नेता हो या मुख्यमंत्री, सब चुनाव प्रचार में बिजी हैं। हमारे रिपोर्टर संविदा कर्मचारियों की तनख्वाह का सवाल लेकर रायसेन में
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पास पहुंचे। मंत्री जी चुनाव प्रचार में थे, शायद थक गए होंगे, इसीलिए सोफे पर पसर गए। लेकिन जैसे ही माइक दिखा, सवाल सुना तो इशारा कर दिया कि हमसे अभी मत पूछिए, क्योंकि आचार संहिता लगी है ना। ऐसा नहीं कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। एक तरफ तो सरकार चुनावी योजनाओं के नाम पे हजारों करोड़ रुपए की रेवड़ियां रोज बांट रही है, मगर संविदा कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं वो सिर्फ वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग की लाल फीताशाही का शिकार हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी सुनवाई भी जल्दी होगी। मंत्री जी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो हो सकता है आप चुनाव भी जीत जाएं। लेकिन एक बात बताइए, और दिल पर हाथ रखकर बताइए, तब तक इनकी दिवाली तो निकल जाएगी ना। वो ठीक नहीं हो सकती फिर। कहीं नौकरी है तो कहीं सैलरी नहीं, कहीं सैलरी है तो नौकरी चली गई। दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस कर्मचारी एक झटके में बेरोजगार हो गए। इनमें से ज्यादातर डीटीसी की बसों के मार्शल हैं। अब संकट है कि आगे क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी सवाल का जवाब मांगने के लिए कई दिनों से सीएम दफ्तर के पास ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर कोई इनकी सुने तब ना। किसी के हाथ में तख्ती है तो कोई बैनर लेकर पहुंचा। उम्मीद थी जिस जगह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं उस सचिवालय के पास इनकी बातें सुनी जाएंगी, मगर ना तो कोई मिलने आया, ना ही किसी ने दर्द बांटा। हाथों में कुछ इनके प्ले कार्ड्स हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं। लापता 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 लिखा हुआ है। बात तो इन लोगों से बहुत सारी हुई है। बात इस पर भी हुई है कि किस तरह से कई महीने से जब तनख्वाह नहीं आई तो घर कैसे चलाया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर अकेले चलाते हैं, घर में बच्चे भी हैं, उनकी फीसेस भी हैं और साथ ही साथ घर के बाकी खर्चे भी हैं, राशन भी है और बीमारी भी है। कुछ दिन पहले तक अनुराधा दिल्ली की डीटीसी बसों में मार्शल के तौर पर तैनात थी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। पहले 23,000 रुपए तनख्वाह आती थी, लेकिन 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। फिर क्या था, मुश्किलों का अंबार लग गया। अब यूनिफॉर्म पहनकर धरना देने पहुंची हैं। तो 3-4 महीने की सैलरी से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम पहले से ही कर्ज में आ गए थे, तो हमें जो खर्चे थे उसको क्लियर करना पड़ा। अपना फ्लैट भी लिया है 30 लाख की अगस्त में, और उसके बाद हमारे जितने गहने जेवर थे वो मतलब उसको मिलाकर गिरवी रखकर मुझे वो लेना पड़ा। अनुराधा की तरह मंजू भी परेशान है। दिलशाद गार्डन डिपो में तैनात थी, पति होमगार्ड में है। उनकी 7 महीने की सैलरी नहीं आई और मंजू को 4 महीने से नहीं मिली। महंगाई के दौर में 4 महीने कैसे गुजारे होंगे। वैसे इधर उधर से उधार लेके दुकान से, लेकिन क्या करे, जब बच बच के निकलना पड़ता है। तुम्हारी सैलरी नहीं हुई, तुम पुलिस में हो, सरकारी नौकरी आ रही है, 80,000 रुपये कमा रहे हो, ये कहने को सुनने को मिलता है। लेकिन हमारे पास कोई कहीं से कोई साधन नहीं है, हम कहाँ जाए। हमारी सैलरी तो दे दी, लेकिन कृपया करके दिल्ली सरकार से ये निवेदन है, हमारा रोजगार भी दिया जाए। धानसीराम भी प्रोटेस्ट करने आए। किराए पर रहते हैं, तनख्वाह नहीं आई तो मालिक ने सामान फेंक दिया, घर से निकाल दिया। परिवार लेकर कहां जाएं, किससे शिकायत करें। दावा तो ये भी किया नौकरी जाने का सदमा लगने से कुछ मार्शल्स की मौत हो गई। तो हमको नौकरी वापसी होनी चाहिए सभी। और एक 3 मार्शल एक्सपायर हो गए, मर गए। मार्शल भाई थे, राजघाट डिपो में थे, और अभी मर गए। 3-4 दिन हो गए मरे हुए। कहाँ जाएंगे हम लोग? 2015 के 9 सालों में कहाँ जाएंगे? हमारे पास घर में परेशानी, मकान, आटा नहीं है, चावल नहीं है, फीस नहीं। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, फीस नहीं है उसकी, माँ नाव काट दिया बच्चे का। और पढ़ने में इससे बच्चा केजरीवाल को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, वो केजरीवाल बोलेगा, वो मेरा बेटा लिख देगा। नहीं लिखे तो मैं यहाँ से 5 जूता मेरे सिर पे मारो केजरीवाल। 27 अक्टूबर से ये मार्शल धरने पर थे, लेकिन 31 को नौकरी से हटाने का फरमान जारी हो गया। और सुनिए, 6 नवंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने इस मुद्दे पर बात नहीं की। ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान करके चले गए। हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं।
दिल्ली सरकार के पास बोनस देने का पैसा है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की सैलरी 5 महीने लटकी रही, कईयों को अब भी नहीं मिली। इसीलिए डीटीसी मार्शल्स ने अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नौकरी और वेतन पर हंगामा तो पटना और लखनऊ में भी जारी है। 4 दिन से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपना वेतन बढ़ाने की मांग लिए प्रदर्शन कर रही हैं। पटना में कभी विधानसभा के पास तो कभी डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हुई। नीतीश सरकार से कहा 3,000 और 6,000 रुपए से गुजारा नहीं होता, सैलरी बढ़ाइए। गुरुवार को ये प्रदर्शनकारी आरजेडी दफ्तर के बाहर पहुंच गई, घेराव करना चाहती थी, मगर पुलिस ने रोक दिया। जब नहीं मानी तो लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया इन पर। पटना में 4 दिन तो लखनऊ में 6 दिन। डायल 112 की महिला कर्मचारियों का धरना चल रहा है दोनों जगह। 2 दिन पहले पुलिस से झड़प भी हुई इनकी, कईयों को चोटें आई, लेकिन अपनी मांग पर वो अब भी कायम है। मांग क्या है? मांग है 13,000 रुपए में गुजारा नहीं होता, सैलरी कम है, 18,000 कीजिए, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में दिन रात काम करना पड़ता है। कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस अब उन पर दबाव बना रही है। आपको पटना और लखनऊ दोनों जगह के प्रदर्शनकारियों के दिल का हाल सुनाते। ना उस संविधान को मान रही है, ना माननीय उच्च न्यायालय जो दिल्ली है उनका बात मान रहे हैं। ये लोग ना लगता है कभी कभी बिहार जो है भारत में नहीं है। तेजस्वी यादव बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो दोगुना पेमेंट कर देंगे, कहा गया उसका वादा? चिल्ला चिल्ला करके भाषण देते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सेविका का मानदेय दोगुना करें। बिहार सरकार दम नहीं सुन रहे हैं। इतना हम लोग लाठी भी खाते हुए 4 दिन से हम लोग रात दिन में नींद चैन हराम कर लिए हैं। मांग है 18,000 वेतन किया जाए, जो कि 11,000 समथिंग कुछ 700 मिलता है, जिसको लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। जॉब की एश्योरिटी को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे नाम पे मुकदमे हो चुके हैं, पहले अज्ञात में थे पर अब काफी लोगों के नाम पर है और बाकी कुछ लोगों के अज्ञात। जहाँ हम सोते हैं वहाँ की लाइट काट दी जाती है, बहुत लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। इतनी महंगाई के जमाने में सिर्फ 12,000 रुपए में कुछ नहीं होता है। हमारी बच्ची है, हमारा परिवार है, हमारे और भी खर्चे हैं, कैसे हम चलाएंगे इतनी कम सैलरी में। दिवाली से एक दिन पहले ये सब सुनकर अच्छा लगता है। पटना सरकार क्या कहती है? कहती है आंगनबाड़ी महिला सेविका हो या फिर सहायिका, सबकी मांग सुनेंगे, देखेंगे, मगर कब ये नहीं बताया। इसी लाइन पर यूपी पुलिस का भी जवाब आया है। हमारी किसी तरह की कोई सेवाएं बाधित नहीं है। जहां तक कुछ लोगों के धरना प्रदर्शन की बात है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, उनका और नई कंपनी के बीच वार्ता चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाए। हो सकता है फौरी तौर पर समाधान निकल जाए, लेकिन इस खबर का और इस सवाल का कैनवस और बड़ा है, क्योंकि बात लाखों संविदा कर्मचारियों की नहीं है जो बिना सिक्योरिटी सालों साल नौकरी करते हैं और फिर अचानक उनको निकाल दिया जाता है। सवाल ये भी है कि आखिरकार क्यों इनके साथ होता है, पगार आनी बंद क्यों हो जाती है, ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? क्या इनको अपनी दिवाली वैसे मनाने का कोई हक नहीं है जैसे इस देश में, हमारे देश में नेता और अफसर मनाते हैं? ये भी इंसान हैं, इनके भी परिवार हैं, जरा सोचिए। दिवाली से पहले दिल्ली वाले कुदरत का गिफ्ट लेकर घूम रहे हैं। आज ही ये गिफ्ट मिला है। प्रदूषण का हल इंद्र देवता की कृपा से हुआ, बादल बरसे, दिल्ली की आबो हवा थोड़ी साफ हो गई। सरकारों की कारगुजारी के आगे शायद यही एक रास्ता बाकी बचा था। देश की राजधानी दिल्ली फिर से गुलजार हो गई। गुड़गांव से गाजियाबाद तक सब साफ साफ दिखने लगा। देर से ही सही, भगवान ने दिल्ली एनसीआर वालों की सुन ली। कल देर रात बादल बरस पड़े, प्रदूषण वाली धुंध छंट गई। प्रकृति ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी एक ही बारिश में।
दिल्ली का AQI 437 से गिरकर 279 हो गया। नोएडा का AQI 394 से गिरकर 247 हो गया। ग्रेटर नोएडा का AQI 439 से गिरकर 272 रह गया। गुड़गांव का AQI 404 से गिरकर 240 पर पहुंच गया। सरकारें भले ही जमीनी प्रयासों में ढीली रही, लेकिन प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का काम जारी है। आज की सुनवाई में अदालत को कहना पड़ा कि लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोगों को कभी हवा तो कभी बारिश बचाती है। भगवान ने लोगों की सुन ली और मदद कर दी। इसके लिए सरकार को धन्यवाद नहीं दे सकते। 6 साल से प्रदूषण पर सिर्फ चर्चा है, समाधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जिन पर प्रदूषण नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है वो खुद भगवान भरोसे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और सब लोग यही चाह रहे हैं, सब लोग इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से प्रदूषण का स्तर कम हो। सुना आपने, इनके पास दिल्ली के पर्यावरण का जिम्मा है। कल तक कृत्रिम बारिश करवाने की योजना लेकर घूम रहे थे, लेकिन भगवान को शायद पता था कि इनसे ना हो पाएगा। बारिश से दिल्ली की सिर्फ हवा नहीं बदली, अब ऑड इवन स्कीम पर भी दिल्ली सरकार का रुख बदल गया है। अभी बारिश के बाद रात में जो बारिश हुई है और अभी जो हवा की गति है उसको देखते हुए प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 से 20 तारीख तक जो ऑड इवन करने का जो फैसला हुआ था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की सरकार समीक्षा करेगी। मौसम की करवट से दिल्ली सरकार और दिल्ली NCR के दिन भले ही फिर गए, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि बार बार प्रदूषण नियंत्रण का काम मौसम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस मुसीबत पर तभी लगाम लगेगी जब प्रदूषण की जड़ को ही खत्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कह दिया था कि पराली प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। आज की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसी तरफ ध्यान रखा, क्योंकि पराली जलाने के मामले सामने आते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में, जहां पर पराली जलाई जाती है, वहां कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? बस FIR दर्ज की जा रही है। कोर्ट ने ये कहा है। खानापूर्ति, कोर्ट ने खास तौर पर पंजाब सरकार पर क्या टिप्पणियां की हैं? आप FIR दर्ज करेंगे, बाद में वापस ले लेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। कोर्ट ने कहा FIR पराली का समाधान नहीं है। किसानों को जागरूक करना चाहिए आपको कि वो पराली ना जलाएं। जो पराली जलाए उसे सब्सिडी ना दी जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए। लेकिन कोर्ट ने एक बात और साफ की, सरकार इस पर खुद विचार करे, ताकि कल को ये ना कह दिया जाए कि कोर्ट के आदेश से संपत्ति जब्त होने लगी। मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी किसान को नाराज नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरीज को यह ताकीद की कि जल्दी कोई सार्थक हल निकालिए प्रदूषण का, नहीं तो आपको अदालत में बुलाना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उन सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए है जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा गिमिक कर रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, जैसे ऑड इवन फार्मूला हो जाए या कभी स्मोक टावर लगा दिए जो चलता नहीं है। तो मुझे लगता है इससे पोल्यूशन नहीं रुकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अभी परसों भी कहा और आज भी कहा है कि पराली को रोकने के लिए राज्य सरकारें सही कदम नहीं उठा रही हैं और उन्हें रोकना चाहिए। सिर्फ ये जिम्मेदारी भगवान के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए कि खुद से हो रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकारों की। वो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ एहसान करेंगे। दिल्ली वालों को थोड़ी राहत बारिश से जरूर मिली है। थोड़ी राहत ऑड इवन पर भी आज दिल्ली सरकार के फैसले से मिली। ऑड इवन से वैसे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, हमने पब्लिक इंटरेस्ट में आपको पहले भी बताया था। फिर भी दिल्ली सरकार का ऑड इवन से मोहभंग नहीं हुआ है। अभी भी इस स्कीम की समीक्षा की बात हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया, प्रदूषण फैलाने में गाड़ियों के धुएं का 17% हिस्सेदारी है, जबकि ऑड इवन से प्रदूषण में बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है। फिर भी दिल्ली सरकार चाहे तो ऑड इवन फार्मूला लागू कर सकती है, ताकि आगे चलकर दिल्ली सरकार को यह ना कहना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ऑड इवन फार्मूला लागू नहीं हुआ, इसीलिए प्रदूषण घट नहीं रहा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उनके व्यवहार पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अभी पिछले साल तक आप चाहते थे कि पंजाब के बारे में खूब चर्चा हो, लेकिन अब बदली हुई स्थिति में आप चाहते हैं कि पंजाब के बारे में कोई बात ना हो, जबकि इस साल भी सबसे ज्यादा पराली वहीं जल रही है, जिससे दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है। आपका ये रवैया ही समस्या की जड़ है। आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि समाधान भी आपको ही निकालना होगा। इन सरकारों से एक बात पूछनी है आज। सुप्रीम कोर्ट से रोज खरी खरी सुनकर इनको कभी बुरा नहीं लगता? क्यों डांट खा रहे हैं ये सब लोग? प्रदूषण ऐसी कौन सी आफत है जिसका किसी भी हाल में समाधान नहीं खोजा जा सकता? जैसे सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे के पीछे लगा हुआ है, आपसे वादा है हम भी पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी सेहत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये मसला नवंबर दिसंबर महीने का नहीं है, सरकारों की लापरवाही और ढीठपंती का है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो पंजाब में सरकार बनाम राज्यपाल की लड़ाई भी खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार जीती और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को जोरदार झटका लगा। मसला क्या था? क्यों सरकार और गवर्नर में ठनी थी? दरअसल 19-20 जून को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था, जिसमें भगवंत मान सरकार ने कई बिल पास किए। राज्यपाल बनवारी लाल ने उन बिलों पर दस्तखत करने से मना कर दिया। कहा कि जो सत्र सरकार ने बुलाया था वो नियमों के मुताबिक नहीं था। इसी का हवाला देकर गवर्नर ने उन बिलों को कानून बनने से रोक दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने विधानसभा को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया, साथ ही राज्यपाल को ऑर्डर दिया कि वो लंबित बिलों पर जल्द फैसला लें। मैं कोई ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, मैं सत्कार करदा, उन्होंने लीगली चंगी सलाह ले लेनी चाहिए। चल रही राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच की टकराव की जो स्थिति थी वो आज उस समय खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा की जो बैठक बुलाई गई थी वो वैध थी। राज्यपाल ये नहीं कह सकते कि मार्च में हुई बजट सत्र की बैठक को खत्म घोषित करना चाहिए था और जून में नई बैठक बुलानी चाहिए थी, नया सत्र बुलाना चाहिए था। विधानसभा स्पीकर के पास इस बात का अधिकार है कि वो किसी सत्र को स्थगित करें और बाद में फिर से बैठक बुला लें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल अब विलंब न करें, 19 और 20 जून को जो विधेयक पास हुए थे विधानसभा में उन पर अपना फैसला लें। पंजाब में ही गवर्नर और सरकार के बीच में ठनी हो ऐसा नहीं है, कई और राज्य भी हैं। दिल्ली इस मामले में टॉप पर है। गवर्नर वीके सक्सेना मतलब एलजी हैं जो से लेकर अनिल बैजल और नजीब जंग, केजरीवाल सरकार ने अधिकारों की जंग सबसे लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन इस लड़ाई में नुकसान होता है किसका? जाहिर है आम लोगों का, जनता का। वैसे हर पद की प्रतिष्ठा होती है, उसकी शक्ति का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी सूबा हो, कोई भी सीएम हो या फिर कोई भी राज्यपाल। यूट्यूबर एल्विश के भाग्य में इस वक्त सांप कुंडली मारकर बैठ गया है। नोएडा पुलिस सांप और जहर सप्लाई केस की जांच कर रही है। इस मामले की अहम कड़ी एल्विश यादव है, लेकिन जांच में सहयोग करने की बजाय एल्विश यादव अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बना रहा है। मंगलवार 7 नवंबर को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए एल्विश को बुलाया था। वकीलों के साथ एल्विश पुलिस के पास पहुंचा भी। करीब 3 घंटे पूछताछ चली। पुलिस ने बुधवार को
दोबारा एल्विश को पूछताछ के लिए आने को कहा था। नोएडा पुलिस उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा। ये वही वीडियो है जिसे कुछ घंटों पहले एल्विश यादव ने अपने चैनल पर अपलोड किया था। एल्विश यादव इस वीडियो में लग्जरी कार चला रहा है, दोस्तों से मिलने का जिक्र कर रहा है, दिन भर अपनी मूवमेंट बताई जा रही है। आखिर में एल्विश ये क्या कर रहा था कि वो बीमार है, उसने ऐसा क्यों कहा, और वो बेड रेस्ट पर है या नहीं, ऐसा भी क्यों था। एल्विश यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है। नोएडा से बरामद जहर के सैंपल जयपुर भेजे गए हैं। फॉरेंसिक लैब में जहर की जांच चल रही है। हफ्ते भर में रिपोर्ट भी आ जाएगी, साफ हो जाएगा जहर किस सांप का है और कितना खतरनाक है। अजय जी, ये जानना चाहूंगा कि ये सैंपल्स को किस तरीके से आप जांचेंगे, परखेंगे और क्या नतीजे निकाल के देंगे? सबसे पहले जांच हमसे जो पूछी गई है और राय पूछी गई है वो यही है कि क्या ये सांप का जहर है या नहीं है। हमारे पास में जो टेस्टिंग किट्स है वो सांप के जहर के लिए स्पेसिफिक है। सांप का जहर एक प्रोटीन मटेरियल होता है और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंटेशन है, जीसी मास, यूवी विज वगैरह इस तरह के हैं, जिनसे कि जांच करके हम ये बता दे सकते हैं कि ये जो मटेरियल है ये प्रोटीन मटेरियल है और सांप का जहर और ख़ासतौर से किस प्रजाति का हो सकता है। सांपों का जहर नशे में कैसे काम आ सकता है, क्योंकि जहर का नाम सुनते ही तो ये होता है कि मौत हो जाती है या आदमी की स्थिति बिगड़ती है, तो इसको हम ड्रग्स में या नशे के पदार्थ में कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, जहर की जो एक परिभाषा होती है, कोई भी चीज़ सामान्य स्थिति में अधिक मात्रा में जहर होती है। नशे की चीज़ें, जो बाकी नशे की चीज़ें वो भी अधिक मात्रा में हो तो जहर बन जाती हैं। सांप का जहर एक न्यूरोटॉक्सिन होता है और इसका असर नर्वस सिस्टम पे होता है। हालांकि इस तरह के कोई प्रकरण हमारे पास में आए नहीं है जिसमें कि जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन थ्योरेटिकल और हमारे रेफरेंसेस में इस तरह की बातें हैं जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन चीज़ों को जहर को और नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आम बोलचाल में अगर कहूँ कि कोई भी जहर, चाहे वो नशीले पदार्थ में हो, चूँकि सीधा नर्वस सिस्टम पर प्रहार करता है, तो आपने कभी इतने लंबे करियर में कभी सुना कि सांप के जहर से ड्रग्स का इस्तेमाल भी हुआ हो? नहीं, अभी तक ऐसे कोई केस हमारे पास नहीं आया है जिसके अंदर कि सांप के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल किया। बात पाकिस्तान और चीन की करनी है अब। जिसका जूता उसी का सिर, कहावत तो सुनी होगी आपने। अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ चीन ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जिस पर चीन का सबसे ज्यादा कर्ज है। चीन ने जितना कर्ज पाकिस्तान को दिया, उसके सूद में चीन ने पाकिस्तान से उतने ही बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए वहां पे, यानी वहीं इन्वेस्टमेंट कर दी। चीन की इस लूट से सरहद पार हाहाकार मचा है। ये खुर्रम हुसैन है, पाकिस्तान के नामचीन लेखक और अर्थशास्त्री। पाकिस्तान की माली हालत कैसे बिगड़ी, कौन कसूरवार है और कैसे चीन ने दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान को लूटा, पूरा सच खुर्रम से ही सुनिए। यहाँ पे असासे बेच के डॉलर्स अरेंज किए जा रहे हैं, माजी में बोरो किए गए थे, लेकिन असासे भी पाकिस्तान के होंगे तो बेशुमार और बेतहाशा, नो डाउट, लेकिन है तो लिमिटेड फिर भी। और आप अगर एसेट्स बेच के अपने इकोनॉमिक डिसफंक्शन को फाइनेंस करेंगे तो इवेंचुअली तो आपके एसेट्स भी खत्म हो जाएंगे, बेशक जितने मर्जी वो बेशुमार हो, इवेंचुअली तो वो खत्म होंगे। चीन के चेहरे से मक्कारी का नकाब खुर्रम साहब ने इसी आर्टिकल में उतारा, जिसमें उन्होंने मुल्क की तबाही का ठीकरा चीन पर फोड़ा। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन में छपे आर्टिकल में खुर्रम हुसैन ने क्या कुछ कहा, हाइलाइट्स बताते हैं। खुर्रम का दावा नंबर 1, चीन ने कर्ज दिया, सूद लिया और उसी से पाकिस्तान में प्रोजेक्ट खड़े कर दिए। खुर्रम हुसैन का दावा नंबर 2, 2010 में चीन के व्यापार में पाकिस्तान को 90 अरब डॉलर का घाटा हुआ। खुर्रम हुसैन का दावा नंबर 3, चीनी कर्ज का सिर्फ 2% पाकिस्तान को ग्रांट यानी अनुदान में मिला। इसका मतलब ये हुआ कि चीन ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया है वो बेहद कड़ी शर्तों पर दिया है और उस पर भारी ब्याज वसूला।
इतना ही नहीं, इंटरेस्ट को पाकिस्तान में ही सीपेक जैसे बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान का क्या होगा? अब जो अगली बड़ी पेमेंट नजर आ रही है वो अप्रैल 2024 में है। उससे पहले छोटी छोटी तमाम पेमेंट्स हैं, लेकिन नथिंग दैट कैन ट्रिगर अ डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन। तो अगर ये लोग इसी तरह चलते रहे कि मईशत का गला दबा के उसकी रफ्तार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब रखें, इंपोर्ट्स को बिल्कुल कर्ब और कंट्रोल करके रखें कि ओनली एसेंशियल आइटम्स की एलसीज खुलने की इजाज़त है, और अगर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला तो यस इट इज़ पॉसिबल कि चंद महीने इसको खींच सकते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू सो, ऑब्वियस है। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का पैसा चीन पहुंच रहा है और पाकिस्तान कंगाल हो रहा है। वेनेजुएला और रूस के बाद पाकिस्तान ऐसा तीसरा मुल्क है जिसके कंधों पर चीन के लोन का सबसे ज्यादा बोझ है। रूस और वेनेजुएला ने भी चीन में मोटा निवेश किया है और लेन देन भी वक्त पर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत पतली है। अब पाकिस्तानी भी मान चुके हैं कि चीन मतलब का यार है, इसी वजह से मुल्क में हाहाकार है। वैसे तो चाइना को हम पाकिस्तान का दोस्त ही कंसीडर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मे बी चाइना ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही मद्देनज़र रखा है, और क्योंकि पाकिस्तान की बिकॉज मुझे लगता है कि उन्हें भी अच्छा खासा आइडिया है कि पाकिस्तान के इस टाइम क्या हालात है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही मद्देनज़र रखा है। ये चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इस पर चीन $62 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है, लेकिन चीन की चालाकी देखिए, प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के भी $25 बिलियन लगवा दिए। सपना दिखाया कल को मोटा फायदा होगा, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान की इकोनॉमी का बंटाधार हो गया और जिन्ना का मुल्क पाई पाई का मोहताज। हर साल लाखों भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। बर्फबारी हो या फिर बारिश, हर मुश्किल का सामना करते हैं और भक्त केदारनाथ में शीश नवाते हैं। बाबा केदारनाथ के एक खास भक्त से आपको मिलवाना है। इस दिव्यांग भक्त ने महादेव की भक्ति राजस्थान के बीकानेर से इसको केदारनाथ धाम तक खींच लाई। भक्त ने बताया कि वो इस साल दूसरी बार केदारनाथ पहुंचा है, और खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये भक्त अपनी यात्रा के दौरान ना तो किसी की मदद लेता है और ना ही फ्री का खाना पीना खाता है। हमारा भी इस वक्त को सलाम है। अब वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है। क्या कुछ आप अपने कमेंट्स में हमें बताते हैं। आज पेसमेकर वाली खबर को लेकर कमेंट्स आए हैं। यूपी में जो पेसमेकर को लेकर डॉक्टर ने फर्जीवाड़ा किया था। पीजीआई के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं और हॉस्पिटल के सामानों की खरीद फरोख्त में एक डॉक्टर नहीं होता है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। चंदन जी कह रहे हैं कि सबको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है चंदन जी, सही जवाब है। आगे क्या है? आगे सुनील क्या लिखते हैं? पैसे के लिए किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना अपराध है। बिल्कुल अपराध है, सजा सख्त मिलनी चाहिए सुनील जी। और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हो गया है। आज की खबरें कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको दिवाली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि मेरी मुलाकात अब आपको सोमवार को होगी और दिवाली तब तक निकल चुकी होगी। आप भी दिवाली मनाइए और मैं भी दिवाली मनाकर लौटूंगा। शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।